हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। तो मेरे बच्चों, स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। बेटा, नए लेक्चर में आज फिर हमें 3 से 4 कंसेप्ट नए सीखने हैं, जैसे कल सीखे थे। बेटा, स्टार्ट कर रहा हूँ मैं इलस्ट्रेशन नंबर 1 से। वैसे ये होमवर्क था, ठीक है जी, लेकिन थोड़ा सा डिस्कशन मुझे करना है तो मैं वो कर देता हूँ। मुझे कहा जाता है बेटा, a limited company offered for subscription 1 lakh equity share at the rate 10 each at a premium of 2 per share and 50,000 8% preference share of 10 each at par. The amount on the equity share was payable as, अच्छा जी, एप्लीकेशन पर 3, अलॉटमेंट पर 5 इंक्लूडिंग अ प्रीमियम और फर्स्ट कॉल पे 4, प्रेफरेंस शेयर 3, 4 और 3। ठीक है जी। ऑल द शेयर वर फुली सब्सक्राइब, कॉल्ड अप एंड पेड अप। ओ जी। बेटा, ऐसा क्वेश्चन करना था ना, तो सबसे पहले ना 2 टेबल बनानी थी। इकट्ठे नहीं बनानी थी टेबल, एक टेबल में काम नहीं चलेगा। 1 लाख इक्विटी शेयर इशू कर रहे हो एट द रेट 10+2, 10+2 रुपए का प्रीमियम है। एप्लीकेशन पे कहता है 3, अलॉटमेंट है 3+2 और फर्स्ट कॉल है 4। प्रेफरेंस शेयर इशू कर रहे हो 50,000 प्रेफरेंस शेयर 10 रुपए के हिसाब से। ये कर रहे हो 3, 4 और 3 शायद। हाँ जी, 3, 4 और 3। एक बार टेबल पूरी कर देता हूँ। 3 लाख रुपए आए होंगे, 3 लाख के बराबर शेयर दिए होंगे, 3 लाख मांगे होंगे, 2 लाख प्रीमियम के मांगे होंगे, 5 लाख मिले होंगे, 4 लाख फिर मांगे होंगे, मिले होंगे 1.5 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 2 लाख, 1.5 और 1.5। चलो जी। अब बेटा, इस क्वेश्चन की खासियत जो मैं इसको कर रहा हूं, वो खासियत ये है, रिकॉर्ड दीज ट्रांजैक्शन इन जर्नल एंड कैश बुक ऑफ द कंपनी। मुझे क्या करना है बेटा, जर्नल एंट्री पास करनी है और कैश बुक बनानी है। ध्यान रख लेना बेटा, जब आपको कहा जाए कैश बुक बनानी है, तो कैश वाली या बैंक वाली सारी ट्रांजैक्शन आप चली जाएंगी बेटा कैश बुक में, उनकी जर्नल एंट्री नहीं होगी। याद है बेटा, 11th क्लास में आप कैश बुक बनाते थे, डबल कॉलम कैश बुक, जिसमें एक कॉलम कैश का होता था, एक बैंक का होता था। याद आ रही है बात? अगर मुझे कैश बुक बनाने को कहा है, तो कैश की सारी एंट्री और बैंक की सारी एंट्री वहीं चली जाएंगी। कंपनी में तो कैश की एंट्री नहीं होती, समझ लो बैंक की सारी एंट्री वहीं चली जाएंगी। अब बेटा, अगर बैंक की सारी एंट्रीज वहीं चली जाएंगी, तो रिकॉर्ड कैसे करना है? देखो बेटा, मैं लिख जरूर रहा हूं कैश बुक, आप मन में समझ लो इसको बैंक अकाउंट लिखा है, ठीक है ना। बैंक के लेक्चर में और कैश बुक में कोई फर्क नहीं है, सेम फॉर्मेट यूज करो, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर और अमाउंट। फॉर्मेट भी सेम यूज कर लिया, लिख आप लेना पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, मैंने छोड़ दिया। बेटा, मैं इनकी ना कंबाइंड एंट्री सोचता हूँ। अच्छा, इसकी एंट्री क्या की होगी आपने? बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, बैंक टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन। और ध्यान रख लेना, जहां कहीं भी वर्ड प्रेफरेंस आएगा, ये बात मैं डिवेंचर में भी बोलूंगा, अभी भी बोल रहा हूँ, उसके सामने रेट जरूर लिखना है। क्वेश्चन में रेट है 8% प्रेफरेंस। ठीक है जी। कंबाइंड एंट्री कर रहा हूँ, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 3 लाख, और अगर अलग करता तो एंट्री करता बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन 1.5 लाख। कंबाइंड कर दे। कंबाइंड एंट्री सोचो, लिखनी नहीं है एंट्री, क्योंकि मैं तो कैश बुक में लिखूंगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू 8% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन, 3 लाख और 1.5 लाख। ठीक है बेटा, ये बिल्कुल बैंक अकाउंट है, बैंक अकाउंट का सब्स्टिट्यूट है। बैंक अकाउंट जर्नल एंट्री में किस साइड दिखाई दे रहा है? ऑन द डेबिट साइड। पोस्टिंग शुड बी डन ऑन द डेबिट साइड। सामने वाली साइड का नाम आ जाएगा, आपने लिखा होगा सामने वाली साइड का नाम, तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 3 लाख, टू 8% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन 1.5 लाख।
कोई दिक्कत तो नहीं है इस बात में बेटा। नेक्स्ट वन, अब एंट्री क्या हुई होगी इसके बाद, ये दोनों की एंट्री हुई होगी। क्या एंट्री होती है? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल, या शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। कंबाइन कर दे, बुक ने भी कंबाइन की हुई है, कंबाइन कर दो अगर सोच सकते हो अच्छा, तो नहीं सोचा जा रहा अलग अलग कर लेना, ठीक है। और सोच पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात। तो बेटा इक्विटी के लिए इक्विटी वर्ड लगाऊं कि नहीं लगाऊं, चल जाएगा। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 8% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। एंट्री नंबर 2 है। 3 लाख रुपए इक्विटी के एप्लीकेशन पर मांगे, 1.5 लाख प्रेफरेंस के एप्लीकेशन पर, 3 लाख के शेयर दे दिए इक्विटी, 1.5 लाख के दे दिए प्रेफरेंस। नेक्स्ट एंट्री ये होगी बेटा। अगर ये एंट्री मैं करता अलग अलग तो ये क्या करता, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, और ये करता तो प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, कंबाइन कर दो। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट डेबिट, प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ठीक है जी, आओ जी। बस इसके मैं 4 तक एंट्री करूंगा, उसके बाद नहीं करूंगा। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, इक्विटी के लिए इक्विटी वर्ड लगाओ कि नहीं लगाओ, सब निप जाएगा बेटा। प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट टू 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। बेटा 5 लाख रुपए मांगे मैंने इक्विटी शेयर की अलॉटमेंट पर, 2 लाख रुपए मांगे मैंने प्रेफरेंस शेयर की अलॉटमेंट पर। शेयर कैपिटल के सामने हमेशा फेस वैल्यू जाती है, अगर शेयर कैपिटल वर्ड लिखा है तो इक्विटी के लिए वर्ड लिखा है 3 लाख रुपए, सिक्योरिटी प्रीमियम के सामने 2 लाख रुपए, और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के सामने इसकी फेस वैल्यू 2 लाख रुपए। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। नेक्स्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी, बैंक टू शेयर अलॉटमेंट, बैंक टू प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट, कंबाइंड की होगी तो क्या की होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट टू प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट। ठीक है ना जी। बेटा इक्विटी शेयर की अलॉटमेंट से पैसे आए हैं 5 लाख रुपए, और प्रेफरेंस शेयर की अलॉटमेंट से पैसे आए हैं 2 लाख रुपए। ठीक है, फिफ्थ एंट्री आप खुद कर लेना। सिक्स एंट्री 4 लाख रुपए और 1.5 लाख रुपए और यहाँ आ जाएंगे फर्स्ट कॉल के नाम से, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल और प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल के नाम से। बेटा जब सारा का सारा कैश बुक रेडी हो जाए या बैंक अकाउंट रेडी हो जाए, आप दिमाग में बैंक अकाउंट भी रख सकते हैं बेटा, बिना बैलेंस के छोड़ के मत आए। हाईएस्ट टोटल शुड बी प्लेस्ड ऑन द बोथ साइड, इस तरफ तो 0 है, यही हाईएस्ट टोटल है जो भी है। 1.5 और 1.5 3, 3 और 3 6, 6 और 11 17 लाख। बाय बैलेंस करेक्ट डाउन और सेम बैलेंस ब्रॉट डाउन भी कर देना। ठीक है जी, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 17 लाख। क्वेश्चन खत्म। कैश बुक का क्वेश्चन ना मैंने होमवर्क दे दिया था, मैंने तो आपको कहा था कि कुछ नया कंसेप्ट होगा, मुझे अभी भी उम्मीद है कि बहुत सारे बच्चों ने खुद ही कर लिया होगा, ये तो बस मैंने ऐसे ही करा दिया, शौक किया। ठीक है बेटा, कल एक चर्चा पेंडिंग छोड़कर गए थे सेक्शन 52(2) सिक्योरिटी प्रीमियम के यूसेज पर। ठीक है जी, यूसेज ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम।
सिक्योरिटी प्रीमियम का इस्तेमाल हम कहाँ कहाँ पर कर सकते हैं? बेटा पहले से आपने कंसेप्ट लिखा होगा, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, बस मैं एक बार बता देता हूँ। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस के अगेंस्ट यूज कर सकते हैं, अभी करेंगे बेटा सारी बात। लोग उत्तर जी सब सामने देख रहे हैं, आराम से समझते हैं। सेक्शन 52 टू के इस्तेमाल। बेटा सबसे पहले सिक्योरिटी प्रीमियम होता क्या, कल मैंने बताया था। सिक्योरिटी प्रीमियम क्या बेटा, आप प्रीमियम कंपनी हो, आप बेटा शेयर होल्डर से कहते हो जी हम प्रीमियम कंपनी है, हमें फेस वैल्यू नहीं चाहिए, फेस वैल्यू से ज्यादा कुछ लेंगे। ठीक है जी, मेरे शेयर की फेस वैल्यू समझने के लिए एमआरपी 100 रुपए पर मैं 120 लूंगी, 20 रुपए भैया हम प्रीमियम कंपनी, उसके बाद के पैसे। ये बेटा कंपनी के एंगल से सोचो, कंपनी की ही हम अकाउंटिंग कर रहे हैं तो उसी एंगल से सोचते हैं, कंपनी के लिए फ्री का प्रॉफिट है। ठीक है जी, जिसके लिए उसको कुछ नहीं करना। बेटा अगर फ्री का प्रॉफिट है, दुनिया के सारे प्रॉफिट सारे गेन्स क्रेडिट होते हैं। बेटा इन सबको कहाँ इस्तेमाल किया जा सकता है? ये जो गेन्स मैं कमाता हूँ बेटा, जो फ्री में कमाता हूँ, उसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जा सकता है? बेटा नुकसान की भरपाई करने में किया जा सकता है। और आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूँ, ये शुरू के तीनों पॉइंट नुकसान की ही कैटेगरी है। मैं बताता हूँ क्या क्या नुकसान है। सबसे पहले बेटा कंपनी बनाने में जितने भी खर्चे होते हैं उसे प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस बोलते हैं। चाहे वो प्रमोशन स्टेज में हुआ, चाहे वो इनकॉर्पोरेशन स्टेज में हुआ, चाहे वो कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज में हुआ, जितने भी कंपनी बनाने में खर्चे होते हैं सब प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हैं। तो अपने प्रॉफिट्स को आप इन खर्चों के साथ सेट ऑफ कर सकते हो। पहला ये मेरे को इस्तेमाल बता के। दूसरा इस्तेमाल कल हमने किया भी था बेटा, शेयर इशू कर रहे हो, ठीक है जी, शेयर इशू करने में आपके कुछ खर्चे आ रहे हैं बेटा, वहां इस्तेमाल कर सकते हो। शेयर इशू करने में खर्चे आते हैं कुछ, 11th याद है? नहीं तो 12th में भी बात है, शेयर इशू करने में खर्चे आते हैं। कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज अगर याद हो, ब्रोकर को ब्रोकरेज, अंडरराइटर को कमीशन, टीवी एड के खर्चे, न्यूज़पेपर एड के खर्चे, ठीक है ना, और प्रोस्पेक्टस प्रिंट कराने के खर्चे और ब्ला ब्ला ब्ला। तो शेयर इशू करने में कुछ खर्चे आते हैं, ठीक है जी, आप अपने प्रॉफिट्स को उन खर्चों के साथ सेट ऑफ कर सकते हो। ठीक है बेटा, आपने कोई कमीशन दी है, ऑब्वियसली ये कमीशन किसको दी होगी बेटा, मैं बात कर रहा हूं अंडर राइटिंग कमीशन की। बेटा अंडर राइटर ब्रोकर की तरह ही काम करते हैं, जिसको डिफरेंस नहीं पता बेटा कुछ दिन रुक जाओ, बिजनेस स्टडीज में बात कर दूंगा इसकी। ठीक है ना जी, अंडर राइटर भी बेटा ब्रोकर की तरह काम करते हैं, कंपनी के शेयर बेचते हैं। तो बेटा अगर मैंने कोई अपनी कंपनी का अंडर राइटर अपॉइंट करा, उसको कहा शेयर बिकवा दे मैं तुझे कमीशन दूंगा, तो भैया मेरा नुकसान ही है ये, उसको कमीशन देनी पड़ रही है। इस नुकसान को मैं अपने प्रॉफिट सिक्योरिटी प्रीमियम से सेट ऑफ कर सकता हूँ, राइट ऑफ कर सकता हूँ। ठीक है जी, अगर आपने कोई डिस्काउंट दी है शेयर इशू करने पर या डिवेंचर इशू करने पर, शेयर के में तो मैंने आपको बता दिया परमिटेड ही नहीं है, आप ये समझ लो, क्योंकि 11-12 रिक्वायरमेंट पूरी करना हर एक के बस की बात नहीं, पर हाँ थ्योरेटिकली बोल सकते हो परमिटेड है। ठीक है जी, डिवेंचर पे तो 100% परमिटेड है। तो भैया अगर आपने कोई डिस्काउंट दी है, देखो डिस्काउंट ऑन इशू और प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन दोनों ही नुकसान है। क्या फर्क होता है समझते हैं ना सब? बेटा मैं आपको ये शेयर दे रहा हूँ, मान लो मेरी कंपनी का ये शेयर है, इस पे लिखा हुआ है कि इसकी फेस वैल्यू 100 रुपए है, मैं आपको 100 रुपए का शेयर दे रहा हूँ, आपसे कह रहा हूँ लाओ 90 दे दो, नुकसान नहीं खा रहा, चीज 100 की दे रहा हूँ, ले रहा हूँ 90 रुपए। तो बेटा इसे ही बोलते हैं डिस्काउंट,
या आप किसी दुकानदार पे गए, आपने सामान उठाया जिसके ऊपर एमआरपी है 200, उसने आपको कहा लाओ 180 दे दो, भैया नुकसान ही खाता भैया, अगर जेन्युइनली देखो तो। ठीक है जी, वो तो 200 का भी बेच सकता है क्योंकि उसके ऊपर एमआरपी लिखा हुआ है 200, उसने 180 का आपको दिया, डिस्काउंट खा रहा है। बेटा डिस्काउंट इशू के टाइम पर देना नुकसान है, ऐसे ही प्रीमियम रिडेम्पशन के टाइम पर देना नुकसान। रिडेम्पशन मतलब जब रीपेमेंट का नंबर। बेटा आज डिवेंचर मेरी कंपनी ने इशू करे फॉर 10 इयर्स, ठीक है जी, 10 इयर्स के लिए इशू करे और 100 रुपए का डिवेंचर है, और मान लो फेस वैल्यू पर ही बेचा है, एट पार बेचा है, 100 रुपए का डिवेंचर दिया, 100 रुपए ले लिए, और आज ये तय हो गया कि जब वापस करेंगे, जब 10 साल बाद रीपे करेंगे आपको आपके पैसे, तो 110 के हिसाब से करेंगे, यानी कि जब रिडेम्पशन की जाएगी तो प्रीमियम पे की जाएगी। बेटा इशू के टाइम पर डिस्काउंट देना या प्रीमियम देना रिडेम्पशन के टाइम पर, दोनों कंपनी के लिए लॉस है, और ये दोनों लॉसेस सेट ऑफ हो सकते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम से। ठीक है जी, डिस्काउंट की बात मैंने यहां लिख दी, प्रीमियम की बात मैंने यहां लिख दी। ठीक है जी, मैं आपको बता देता हूं मैं इसको कैसे याद रखता हूं। भैया आफ्टर ऑल सब ह्यूमन बीइंग है यहाँ पर, ठीक है जी, याद रखना सबके लिए बहुत मुश्किल है, मैं कुछ चीजें बताता रहता हूँ जिससे आसान होता है थ्योरी को याद रखना। तो मैंने दिमाग में छवि बनाई हुई है, कंपनी बनाने के खर्चे, पहले तो कंपनी बनेगी, फिर शेयर इशू करेगी, शेयर इशू करने के खर्चे, ठीक है जी, और शेयर बिकवाने के खर्चे, ये सब राइट ऑफ कर सकता हूँ। कंपनी बनाना, शेयर इशू करना, शेयर बेचना, ये सारे खर्चे राइट ऑफ किए जा सकते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम से। दिमाग में मैंने ये बात बिठाई हुई है, इनसे मेरे 3 पॉइंट तो कवर हो जाते हैं। ठीक है, बाकी बात बोनस शेयर और बायबैक, मुझे पता है ये भी बी से याद है, बी स्क्वायर वैसे भी याद रह जाता है। ठीक है जी, अब बेटा बायबैक की बात तो मैं तब करूंगा जब मैं प्योरली थियोरेटिकल लेक्चर लूंगा, मैं बोनस शेयर की 1 सेकंड की बात कर देता हूँ। बेटा जब बोनस शेयर इशू होते हैं तो एंट्री क्या होती है पता है? चलो बात बताता हूँ आपको, आज थोड़ी सी बात अलग लेवल की भी बता देता हूँ, थोड़ी सी बात तो चार्टर्ड अकाउंटेंट के एंगल से भी बतानी चाहिए, मुझे कभी कभी लगता है। तो एक बात बताता हूँ बढ़िया एंगल से, तो आपको अच्छा लगेगा सुनकर। मान लो बेटा मेरी कंपनी में ना 20 लाख रुपए के शेयर बिके हुए, 2 लाख शेयर होल्डर है, 10 रुपए का एक शेयर, ठीक है जी, 20 लाख के शेयर मार्केट में। मेरी कंपनी के पास ना रिजर्व्स एंड सरप्लस कमाइयां हो चुकी हैं 40 लाख रुपए। रिजर्व्स एंड सरप्लस का ही एक पार्ट सिक्योरिटी प्रीमियम भी होता है, अगर आपको याद हो। ठीक है ना जी, सेकंड बुक एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मुद्दा है वैसे, पर इतना तो याद होगा मैं मान रहा हूँ, अभी चाहे रिवाइज नहीं करा। मान लो ये मेरे पास टोटल मिलाकर रिजर्व एंड सरप्लस 40 लाख है, इसमें कुछ पैसा सिक्योरिटी प्रीमियम का भी, ठीक है। अब बेटा अगर मैं इस पैसे से डिविडेंड बांटूं, मैं सीए के एंगल से एक बात बोल रहा हूँ कि अगर मैं इस पैसे से डिविडेंड बांटूं तो कंपनी में ना एक दिक्कत आएगी। वो दिक्कत क्या आएगी कि कंपनी को सीडीटी या डीडीटी देना पड़ेगा। डिविडेंड के ऊपर एक टैक्स लगता है जिसको कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स या डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स कहा जाता है। ये अभी 20% के आसपास है, ये समझो, ठीक है। अगर मान लो मेरा विचार 20 लाख रुपए देने का हो, इस 40 में से प्रॉफिट है मेरे पास 40 लाख के बड़े, रिजर्व एंड सरप्लस प्रॉफिट ही है। अगर मेरे पास 20 लाख रुपए बांटने का विचार हो तो 20 लाख में से भैया 20% टैक्स, 4 लाख तो टैक्स में ही खत्म हो जाए, 16 ही तो मिलेंगे इनडायरेक्टली आपको। मैंने क्या किया, मैंने कहा अच्छा पैसे ही तो देने हैं ना, जरूरी टैक्स में भर रहे हैं, 20 लाख देने तरीके से देते हैं। मैंने कहा जी बोनस शेयर इशू कर दिया। बोनस शेयर कैसे इशू कर दिया मैंने, 1:1 की रेशो में इशू कर दिया। 1:1 क्या बताता है कि एक शेयर अगर आपके पास है तो मेरे तरफ से एक शेयर बोनस भी मिलेगा, यानी कि टोटल मार्केट में कितने शेयर है 20 लाख रुपए के, तो 20 लाख रुपए का बोनस मैं दे दूं। बोनस शेयर के दिन कंपनी सिर्फ एक एंट्री पास करती है और कुछ नहीं, रिजर्व्स एंड सरप्लस अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। मतलब मैं अपने 20 लाख के प्रॉफिट को कम कर रहा हूं, अगर मैं प्रॉफिट को डेबिट कर रहा हूं तो कम ही तो कर रहा हूं, और शेयर कैपिटल को क्रेडिट कर रहा हूं तो शेयर कैपिटल तो बढ़ा रहा हूं। अगली बैलेंस शीट में क्या फर्क आ जाएगा, बस कुछ नहीं, इक्विटी शेयर कैपिटल 20 लाख, सॉरी 40 लाख, रिजर्व्स एंड सरप्लस 20 लाख। कहाँ ये 20 थे, ये 40 थे, ये 40 हो गए 20 हो गए। ये एंट्री पास होती है बोनस शेयर की। अब मेरे को ये भी बताया गया
रिजर्व्स एंड सरप्लस का एक पार्ट सिक्योरिटी प्रीमियम भी है कि सिक्योरिटी प्रीमियम से आप बोनस शेयर इशू कर सकते हो। आई होप ये बात अब मैंने इन डिटेल क्लियर कर दी। बोनस शेयर इशू करने से क्या होता है, टैक्स बच जाता है। जो सीडीटी डीडीटी जाता है डिविडेंड देने पे, वो नहीं जाता। तो ये सीए वाली एडवाइस है, टैक्स बचाना हो, शेयर होल्डर को खुश करना ही तो मतलब है। डिविडेंड देने से स्पेशल खुश हो जाते हैं, बोनस शेयर दे दो। ठीक है पुत्र जी, आगे बढ़ जाए। चलो जी बेटा, अब मैंने इस्तेमाल सारे बता दिए, बस एक इस्तेमाल छोड़ दिया है, तो जब प्योरली थ्योरेटिकल लेक्चर करेंगे तो बात करेंगे इसकी। वैसे बाय बैक ऑफ शेयर का मतलब तो समझते होंगे ना, क्या मतलब होता है? थोड़ी सी बात कर दूं, थोड़ी सी कर देता हूँ, थोड़ी थोड़ी सी, ठीक है जी, क्योंकि ये रेशो में भी काम आ जाएगी बात जो मैं अभी बोल रहा हूँ। बाय बैक ऑफ शेयर का मतलब होता है जब कंपनी अपने शेयर बाय करती है मार्केट से, उसे बाय बैक बोलते हैं। ठीक है, ये क्यों करना पड़ता है, क्या ऐसी जरूरत है जो कंपनी को बाय बैक करना पड़ता है? मैं आइडिया दे देता हूँ बेटा। मान लो कंपनी की ना डेट इक्विटी रेशो चल रही है। डेट इक्विटी रेशो के बारे में थोड़ा सा तो जानते होंगे ना। ये बेटा कंपनी का डेट है और ये ओनर्स फंड है। ठीक है जी, ये सिचुएशन ना ऐसी चल रही है, 3 लाख या इसको 2 लाख ले लेते हैं, 2 लाख और ये 3 लाख चल रही है। ठीक है जी, और ये ऐसी सिचुएशन क्यों हुई? शुरुआत में हालात यही थे कि 2 लाख रुपए का डेट था कंपनी के पास और 1.5 लाख रुपए की इक्विटी थी। ठीक है, कंपनी को पैसे की जरूरत पड़ी और लोन मिल नहीं रहा था, तो कंपनी को मजबूरी में शेयर इशू करने पड़े। ठीक है जी, जब शेयर इशू करे हमने 1.5 लाख के, तो सिचुएशन थोड़ी सी बिगड़ गई। ये बेटा क्या ये आइडियल रेशो है? बेटा आइडियल डेट इक्विटी रेशो इज 2:1। ये डेट अगर 2 गुना भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि वो कंपनी के लिए थोड़ा अच्छा होता है, क्योंकि डेट के बहुत सारे फायदे हैं जो इक्विटी में नहीं होते। अगर बीएसटी का वो टॉपिक याद है तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में मैं बताता हूँ। बेटा अब कंपनी ने ना 2-3 साल इसको चलाया, 2-3 साल के बाद जब कंपनी के हाथ में अच्छा खासा पैसा आ गया ना, जब रिजर्व्स आ गए अच्छे खासे प्रॉफिट कमा लिए कंपनी ने, तो कंपनी ने कहा नहीं, वी वांट टू मेंटेन दैट इक्विटी रेशियो एट इट्स आइडियल, हम आइडियल पर लाना चाहते हैं। तो कंपनी ने क्या किया, मार्केट से 2 लाख रुपए के इक्विटी शेयर खरीदे अपने उन्हीं प्रॉफिट्स में से जो रिजर्व्स एंड सरप्लस में उन्होंने कमाए हैं। सिक्योरिटी प्रीमियम से भी खरीद सकते हो, सिक्योरिटी प्रीमियम से बहुत सारा पैसा कंपनी की जेब में भरता है, तो ये पैसा आप खाली कर सकते हो अपने शेयर खरीदने में। कंपनी ने क्या करा, लोगों को 2 लाख रुपए लौटा दिया, उनसे शेयर बाय कर लिया और फाड़ कर फेंक दिया। ऐसा करने से क्या हुआ, डेट इक्विटी रेशो अगेन मेंटेन हो गई 2:1। ये चाह रही थी कंपनी। ऐसी सिचुएशन होती है जहां कंपनी बाय करना चाहती है अपने खुद के शेयर, इसे बोलते हैं बाय बैक ऑफ इट्स ओन शेयर। कभी अगर मैं याद करूं, मुझे अभी लेटेस्ट तो याद नहीं है, 2013 का सेक्शन याद नहीं है, कंपनीज एक्ट 1956 में सेक्शन 77A डील करता था बाय बैक ऑफ शेयर। मतलब क्योंकि मेरे को तो पूरे के पूरा कंपनीज एक्ट 1956 रटा पड़ा था जब मैं सीए बना था, हर सेक्शन बता देता था कौन सा सेक्शन की चीज से डील करता है। ऐसे तो सीए बनते ही नहीं हुआ, बहुत पिसना पड़ता है अपने आप को। तो मेरे को भी बताते बताते सेक्शन भी याद आ गया कि कभी मैंने ये याद किया था। ठीक है जी, बढ़ जाए आगे। अब मैंने बेटा क्लियर कर दी बात, ये पेंडिंग नहीं है। मैंने वैसा सोचा था मैं पेंडिंग रखूंगा, पर मैंने क्लियर कर दी है आपको ये बात। ठीक है जी, सिक्योरिटी प्रीमियम से आप अपने खुद के शेयर खरीद सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ जाए बेटा। अब मुझे एक आज का आखिरी नया टॉपिक शुरू करना है। ठीक है जी, वो बेटा है इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। बेटा ये वो सिचुएशन है जहां कंपनी शेयर बेचती है मार्केट में, लेकिन कंपनी की जेब में कैश नहीं आता, कुछ ना कुछ और आ जाता है, कोई ना कोई सर्विस मिल जाती है, कोई ना कोई एसेट्स मिल जाती है, बस कैश नहीं आएगा कंपनी की जेब में कभी भी। उसी सिचुएशन को बोला गया इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। ठीक है जी, अब फटाफट से स्पीड बढ़ाएंगे, मेरे साथ साथ एक एग्जांपल लिखो जी फटाफट से।
कितना लिखना है बेटा फटाफट से? बेटा ये तीनों सिचुएशन ऐसी हैं जहां कैश नहीं आ रहा कंपनी के पास और शेयर भी जा रहे हैं मार्केट। इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश का बेस्ट एग्जांपल कहता है पीक्यूआर लिमिटेड इशूड 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 each to its promoter for their services। 10,000 शेयर 10 रुपए वाले आपने अपने प्रमोटर को दिए हैं उनकी सर्विसेज के लिए। कल बेटा इसकी बात मैं कर चुका हूँ, सीधा जर्नल एंट्री बता रहा हूँ, कंसेप्ट नहीं बता रहा। ठीक है जी, क्या एंट्री करूं पार्थ? वेरी गुड बेटा, आप एंट्री कर सकते हैं इनकॉर्पोरेट कॉस्ट, इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रमोटर। बेटा ये एंट्री हुई ड्यू करने की। दूसरी प्रमोटर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल या शेयर कैपिटल। अब बेटा ड्यू करके भी शेयर दे सकते हो अगर आप चाहो तो, सीधा इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट टू इक्विटी शेयर कैपिटल भी कर सकते हो, ड्यू करने की भी जरूरत नहीं लगती तो आपको। दोनों ही बातें बिल्कुल एक्यूरेट है। आगे बढ़ो, नेक्स्ट वन कहता है एबीसी लिमिटेड इशूड 5,000 20% 5,000 इक्विटी शेयर एट द रेट 20 टू अंडर राइटर। बेटा अंडर राइटर को आपने 5,000 शेयर 20 रुपए वाले दिए, यानी कि 1 लाख रुपए का सामान, फिर अंडर राइटर को भी मिल गया। एंट्री क्या करोगे बेटा? अंडर राइटर को क्यों दे रहा है, क्यों दे रहे हो आप? क्योंकि कहीं ना कहीं आपने अंडर राइटिंग कमीशन देनी है, ठीक है ना? और दुनिया के सारे खर्चे डेबिट होते हैं, अगर कंपनी ने अंडर राइटिंग कमीशन देनी है तो भैया एक खर्चा है, डेबिट कर दो। अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडर राइटर। यहाँ मैं आपको एक बात और बोलूंगा बेटा, जब भी अंडर राइटर को शेयर देना हो ना तो एक प्रिजम्पशन चली आ रही है, इसको ड्यू जरूर कर। अंडर राइटिंग कमीशन टू शेयर कैपिटल मत लिखना, अंडर राइटिंग कमीशन टू अंडर राइटर ही लिखना, फिर अंडर राइटर टू शेयर कैपिटल ही लिखना। ठीक है जी, कितने रुपए? 1 लाख रुपए। अंडर राइटर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ठीक है जी, आगे बढ़ जाए। कहता है एक्स वाई जेड लिमिटेड परचेज द बिजनेस ऑफ एल एम एन लिमिटेड फॉर 10 लाख इशूड इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच। बेटा आप एक्स वाई जेड लिमिटेड हो, आपने किसी दूसरी फर्म एल एम एन लिमिटेड का बिजनेस खरीद लिया 10 लाख रुपए में और नेसेसरी इक्विटी शेयर इशू कर दिया 100 रुपए वाले। काम की बात बताता हूँ बेटा, क्या होता है जब जब एक कंपनी दूसरी कंपनी का बिजनेस बाय करती है? बेटा बिजनेस बाय करने का मतलब क्या होता है? एसेट्स भी बाय करी और लाइबिलिटीज भी बाय करी। थोड़ी देर बाद जब क्वेश्चन आएंगे तो वहां पर एसेट्स के नाम भी लिख के आएंगे, किस किस अमाउंट पे बाय करी, लाइबिलिटी के भी नाम लिख के आएंगे। बेटा बिजनेस बाय करने का मतलब एसेट्स और लाइबिलिटी बाय करने से है, लेकिन अगर आपको क्लियरली ये नहीं बताया कितनी एसेट्स है कितनी लाइबिलिटी है, सीधा बताया कि बिजनेस बाय किया 10 लाख रुपए का, ऑब्वियसली ये समझो कि भैया जो एसेट्स होंगी वो लाइबिलिटी से 10 लाख रुपए ज्यादा होंगी, अभी तो मैं 10 लाख दे रहा हूँ। ठीक है ना जी? और बेटा लो जी, अब मुझे ये नहीं पता अलग अलग एसेट्स कितने की, अलग अलग लाइबिलिटीज कितने की है, तो मैं सीधा एंट्री करूंगा सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट। एक्स वाई जेड लिमिटेड के पास एसेट्स आ रही है, एसेट्स हमेशा डेबिट होती है, मैंने कर दिया एसेट डेबिट टू वेंडर का नाम लिखो जिससे खरीद रहे हो, एल एम एन लिमिटेड से खरीद रहा हूं। कितने रुपए में? 10 लाख। ठीक है जी बेटा, करो उसको पे, एल एम एन लिमिटेड अकाउंट। पहले हमने एंट्री करी सन्ड्री एसेट्स टू वेंडर, जिससे भी खरीदी, अब वेंडर को दे दो भैया जो देना है। वेंडर टू इक्विटी शेयर कैपिटल या शेयर कैपिटल। मैं आपको यहाँ पर एक काम की बात बता देता हूँ, ऐसा हो सकता है इस क्वेश्चन में आपको लगे कि नंबर ऑफ शेयर निकालने की क्या जरूरत है, पर मैं आपको गारंटी से बोल रहा हूँ कि आदत बना लोगे तो कभी नुकसान नहीं होगा, हमेशा फायदा मिलेगा इस चीज का। क्वेश्चन ने कहा कि आपने 100 रुपए वाले शेयर दिए, 10 लाख रुपए देने, 100 रुपए वाले शेयर दिए, मैं हमेशा नंबर ऑफ शेयर निकाल लूंगा, क्वेश्चन कहेंगे नहीं कहे। यानी कि 10,000 शेयर दिए, 10,000 शेयर दिए 100 रुपए वाले, फेस वैल्यू ही आती है इसके सामने 10 लाख।
चाहते तो मैं सीधा उतार देता 10 लाख की अमाउंट, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, ठीक है जी। पर बेटा मेरी हैबिट है, ठीक है, और मुझे मुझे पक्का पता है ये अच्छी, बहुत अच्छी हैबिट है कि आप नंबर ऑफ शेयर्स निकालते हो, ठीक है। अब बेटा मैं यहीं पर ना एक और क्वेश्चन इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। क्या होता अगर क्वेश्चन कह देता देने हैं एलएमएन को हमने 10 लाख रुपए, ये आपने 100 रुपए का शेयर प्लस 25% प्रीमियम में दिए। 100 रुपए का शेयर है प्लस 25% प्रीमियम है, आपने वो शेयर प्रीमियम में बेच दिया उसको, ठीक है। पहली एंट्री सेम, सन्ड्री एसेट्स टू वेंडर 10 लाख, दो 10 लाख, ठीक है। कितने शेयर दूंगा मैं, अच्छा एक बात बताओ, 10,000 से कम शेयर दूंगा या 10,000 से ज्यादा, ये बताओ। आधे से ज्यादा बच्चे ये नहीं सोच पाते भैया, अगर मैं प्रीमियम पर शेयर दे रहा हूं, प्रीमियम मेरा फायदा है, उसका तो नुकसान है ना जब वो मुझे दे रहे हैं। तो भैया मेरा फायदा कब होगा, जब मैं कम शेयर दूंगा या ज्यादा, कम, हमेशा कम दूंगा शेयर, 10,000 से कम आएंगे शेयर, ठीक है जी। आओ देखते हैं कैसे करते हैं इसको। बेटा सबसे पहले हमने एंट्री करी सन्ड्री एसेट्स टू वेंडर, सेकंड एंट्री वेंडर डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम इसलिए क्रेडिट हो रहा है क्योंकि हर हाल में मेरा प्रॉफिट है, हर हाल में। कितने रुपए देने हैं, 10 लाख रुपए देने हैं। कितने का शेयर है मेरा, 100 का नहीं, 25 प्रीमियम, 125 का शेयर, 125 का शेयर है, तो भैया ये 8,000 शेयर आ रहे हैं। अब काम की बात, मैं कैसे करता हूँ वो देखो। शेयर कैपिटल के सामने हमेशा फेस वैल्यू जाती है, 8,000 शेयर, फेस वैल्यू मेरे शेयर की 100 है, यानी कि शेयर कैपिटल के सामने 8 लाख, 8,000 शेयर, प्रीमियम 25 का है, मतलब 2 लाख, 10 लाख हमने ऐसे दिए भैया, ठीक है जी। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो बेटा। अब एक और एग्जांपल करते हैं, आज का लास्ट, फटाफट से नोट डाउन करना। फटाफट से नोट डाउन। बेटा ऐसा क्वेश्चन जहां पर मुझे ये बताए कि जब आपने बिजनेस बाय किया तो बिजनेस में बहुत सारी एसेट्स आई, बहुत सारी लाइबिलिटी आई, और ये डायरेक्टली नहीं बताया कि आपने वेंडर को कितना दिया, इनडायरेक्टली घुमा घुमा के बताया वेंडर को कितना दिया, ठीक है ना जी। बेटा इसमें ना क्वेश्चन को बहुत घुमाया जाता है, कितने पैसे कैश दिए, केशव भाई छोड़ दो इनको,
लिखने में बीत जाएगी जिंदगी। यहाँ पर देखो बेटा, जब मैं बोलना शुरू करता हूँ लिखना कुछ नहीं, वरना लिखने में रह जाओगे भैया। जब कंपनी क्या करेगी, इसमें ना बहुत ज्यादा घुमाया जाता है। कभी कहा जाता है इतने पैसे कैश दिए, इतने चेक से दिए, इतने रुपए की एक्सेप्टेंस दी, इतने रुपए शेयर इशू करे, शेयर प्रीमियम पर इशू करे, बहुत कुछ कहेगा। हमेशा ध्यान रख लेना बेटा, इसको जितना मर्जी फंसाने की कोशिश की जाए, आपने नहीं फंसना। ठीक है जी, मैं एक से एक क्वेश्चन करूंगा इस चीज को समझाने के लिए। सबसे पहली चीज जो मुझे बतानी है बेटा, आप इसको ना रफ में कैलकुलेट कर लेना या फेयर में कैलकुलेट कर लेना। इससे हम प्यार से बोलते हैं पीसी। पीसी मतलब परचेस कंसिडरेशन, कि आप पे कितना कर रहे हो दूसरी कंपनी को। भैया देखो जरा, आप पीसी कितना पे कर रहे हो कंपनी को। भैया 4 लाख का तो चेक ही दे रहे हैं हम। पीक्यूआर लिमिटेड 4 लाख का तो चेक ही दे रही है, मतलब बैंक से पे कर रही है। और 40,000 शेयर 10 रुपए वाले, यानी कि 4 लाख शेयर से पे कर रहे हो, यानी कि टोटल कितना पे कर रहे हो, 8 लाख पे कर रहे हो। ठीक है जी। अभी बेटा हम क्या करेंगे, पीसी निकालने के बाद जर्नल एंट्री की सोचेंगे। तो भैया पीक्यूआर लिमिटेड के पास बहुत सारी एसेट्स आ रही हैं, बहुत सारी लाइबिलिटी आ रही है। जितनी भी एसेट्स आ रही हैं सबको डेबिट करो, जितनी भी लाइबिलिटी आ रही है क्रेडिट करो, लेकिन बीच में एक लाइन छोड़ देना। बेटा सारी एसेट्स डेबिट करो, लैंड अकाउंट डेबिट, डेटर अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट। 3 ही एसेट आ रही थी, 10 लाख की, 2 लाख की, 3 लाख की, डेबिट कर दिया। एक लाइन छोड़ दो, एक लाइन छोड़ी है मैंने, लिखा टू लाइबिलिटीज, लिखो सारी जो जो आ रही। टू क्रेडिटर अकाउंट 6.5 लाख, टू बिल्स पेबल अकाउंट 1.5 लाख। इसके अलावा आप अब एबीसी को पहले क्रेडिटर बनाओगे। पीक्यूआर ने बिजनेस खरीदा है एबीसी का, एबीसी को पैसे देने, पहले क्रेडिटर बनाना, नेक्स्ट एंट्री में पे करना, जैसे क्वेश्चन लिखा है। क्रेडिटर बनाया, कितने रुपए दे रहे हैं हम, 8 लाख। ये मैंने पीसी से निकाला है, पीसी से जो निकाला वही लिखा है। या तो क्वेश्चन खुद बताए कितने रुपए में हुआ सौदा, अगर नहीं बता रही कितने रुपए हुआ तो मुझे निकालना पड़ेगा, पीसी निकालना पड़ेगा। ठीक है जी। अब बेटा एक चीज जिसपे बहुत सारे बच्चे निगाहें नहीं रखते, जिसपे निगाहें रखनी बड़ी जरूरी है, कि भैया क्या ये डेबिट और क्रेडिट बराबर है। नहीं होगा, 100% नहीं होगा। इस साइड का टोटल है 16 लाख, इस साइड का टोटल है 15 लाख। ठीक है जी। एक लाइन इसलिए छुड़वाई थी कि बैलेंसिंग फिगर इधर ऑफ द साइड आ सकती है। अब मैं बताता हूं मैं कैसे रीड करता हूं इस चीज को, थोड़ा सा समझा देता हूं। 15 लाख की एसेट आई, 8 लाख की लाइबिलिटी आई, मतलब सीधा सीधा 7 लाख की एसेट आई नेट में। 15 की एसेट आई, 8 की लाइबिलिटी आई, 7 की तो एसेट आई। 7 की एसेट में 8 में खरीद रहा हूं। भैया कोई भी कंपनी ऐसी नहीं होती कि 8 लाख दे देगी 7 लाख की एसेट देख के, यानी कि कहीं ना कहीं उस फर्म की 1 लाख रुपए की गुडविल भी है। ये मैंने तो सोचा भैया, आपके सामने सोचा और सोचना सिखाया। बच्चे इसको रट लेते हैं, रट लो भैया, नंबर उतने ही मिल जाएंगे। ठीक है। इस साइड का टोटल 16 लाख, इस साइड का 15 लाख। अगर डेबिट में बैलेंसिंग फिगर है तो वो गुडविल है, क्रेडिट में होती तो वो कैपिटल रिजर्व होती। ये जो एक लाइन छोड़ोगे यहीं पर गुडविल लिखना है, अगर कैपिटल रिजर्व होता तो मैं यहीं लिखता, क्योंकि दोनों में से एक ही होगा। जैसे कि मान लो अगर ये 8 नहीं 6 होता तो क्या होता, तो हम सोचते 15 लाख की एसेट, 8 की लाइबिलिटी, मतलब 7 लाख की एसेट कितने में खरीद ली, 6 में खरीद ली। भैया मजा आ गया, प्रॉफिट कमा लिया। अगर क्रेडिट साइड बैलेंसिंग फिगर आए तो मैं लिखता टू कैपिटल रिजर्व 1 लाख रुपए क्रेडिट साइड लिख देता। यानी कि बैलेंसिंग फिगर इधर ऑफ द साइड हो सकती है, डेबिट साइड होगी तो गुडविल, क्रेडिट साइड होगी तो कैपिटल रिजर्व। लेकिन ये रटने का मुद्दा है, मैंने तो पढ़कर बताया आपको कि हम समझते कैसे हैं उस चीज को। 7 लाख की चीज 6 में खरीदोगे, प्रॉफिट कितना है। और प्रॉफिट अगर बिजनेस से हो तो उसको रेवेन्यू रिजर्व बोलते हैं या सरप्लस बोलते हैं। अगर एसेट खरीदने बेचने से हो रहा है प्रॉफिट तो उसे कैपिटल रिजर्व ही बोलते हैं। ठीक है ना जी। अगर याद हो एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, नहीं दिए तो मैंने तो करानी है। ठीक है ना जी। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। ये हुई पहली एंट्री। दूसरी करो जी, एबीसी लिमिटेड को कंसिडरेशन पे कर दो। एबीसी लिमिटेड डेबिट,
8 लाख रुपए देने हैं। कैसे दिए थे? 4 लाख चेक से तो 2 बैंक अकाउंट, 4 लाख शेयर से तो 2 शेयर कैपिटल अकाउंट। लो जी खत्म। अब ये काम कर लेना, इलस्ट्रेशन नंबर 10 to 16 करके आए, कोई प्रॉब्लम आएगी तो देखेंगे, फंसते हैं तो देखते हैं कितना फंसते हो। ठीक है जी, रखते हैं आज के लिए इतना ही है मेरे बच्चों, बाय बाय।